गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। केमिस्ट्री का ये चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे उसका एक छोटा सा पॉइंट रह गया है। उसको हम लोग ऑफलाइन क्लास में मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। उसके लिए एक लास्ट में या बाद में हम उसके लिए एक लेक्चर बना देंगे या उसको क्लास में ही ऑफलाइन समझा देंगे। संक्षारण एक छोटा सा टॉपिक है, आपको पीडीएफ फाइल में उसका दिया हूं, पीडीएफ भी है या उस पे कई क्वेश्चन भी था और आप लोग ने सभी बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट भी किए। और इस प्रकार से केवल 10 मिनट का पिछला चैप्टर का एक लेक्चर रह गया है, उसको हम लोग आगे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये जो फोर्थ चैप्टर है, छोटा ही चैप्टर है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि आपके कंपटीशन में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस छोटे से चैप्टर से ही आपका जो बोर्ड है, आपका 12th बोर्ड में ऑब्जेक्टिव प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से, हाँ एक चीज और मैं कहूंगा आप लोगों से कि यदि पिछला चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें किसी का 1-2 लेक्चर जो है देखना रह गया हो तो प्लीज उसको आप लोग बाद में भी कर लीजिएगा। लेकिन जब ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किए हैं रासायनिक बल गतिकी, इसको लेक्चर 1 से बारीकी से पढ़ते जाइएगा और साथ ही साथ इसका फेयर कंप्लीट करते जाइएगा। इससे क्या होगा कि जो पिछला है उसको तो अब पेंडिंग में ही रखकर उसको धीरे धीरे आप बीच में समय मिलेगा तो उसको कर सकते हैं। लेकिन यदि इसको भी छोड़ते जाएंगे उसके चक्कर में तो पता चला कि अब काफी पीछे हो जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि साथ में ये चैप्टर आप रेगुलर से करते जाएं, साथ में फेयर भी बनाते जाएं और आपको भी मजा आने लगेगा। नहीं तो जैसे जैसे लेक्चर आप खुद एब्जॉर्व किए होंगे कि जैसे जैसे लेक्चर देखना छूट रहा है वो आपके लिए बोझ बनता जाता है। इसलिए बच्चों आज फर्स्ट लेक्चर है रासायनिक बल गतिकी का और फर्स्ट लेक्चर चाहे किसी भी चैप्टर का हो, किसी का भी वो लेक्चर हो, फर्स्ट लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसकी बेसिक नॉलेज जो आपको दिया जाता है वो पूरे चैप्टर का आधार होता है। आपको पता चलता है कि इस चैप्टर में क्या चीज पढ़ना है और ये चीजें यदि जानकारी रहती है तो काफी उस चैप्टर को किस वे में पढ़ना है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए हम लोग आज एक नए चैप्टर रासायनिक बल गतिकी पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि केमिस्ट्री क्लास 12 रासायनिक बल गतिकी फोर्थ चैप्टर है, जिसका इंग्लिश है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल मतलब रासायन विज्ञान से रिलेटेड है, रासायनिक अभिक्रिया, और काइनेटिक्स यानी कि उसकी गति, उसकी वेग। इस चैप्टर में हम लोग ये जानेंगे कि कोई अभिक्रिया किस वेग से हो रहा है, उसकी स्पीड क्या है और उसके स्पीड को प्रभावित करने वाले, उसके जो वेग है, स्पीड है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स जब पता रहता है तभी आप कोई रिएक्शन कराते हैं, एक विशेष रूप में आप जब किसी बड़े मेडिकल बेसिस जो इंडस्ट्री होते हैं, जो दवाएं बनती हैं, केमिकल रिएक्शन कराए जाते हैं, तो उसकी स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस स्पीड से अभिक्रिया होगी और उसी आधार पे उसमें रिएक्टेंट यानी अभिकारक और उत्पाद को मिश्रित, अभिकारक को मिश्रित किया जाता है और उत्पाद निर्माण किए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी अभिक्रिया की स्पीड को जानें और उसी को समझने के लिए ये चैप्टर तैयार किया गया।
ये चैप्टर आपके 11th में जो केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि रासायनिक साम्यावस्था जो चैप्टर था, जस्ट ऐसा लगेगा कि उसके बाद का ही ये पॉइंट है। केमिकल इक्विलिब्रियम, यदि इसको जानने से पहले एक बार थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम आप रिवीजन कर लें, आपके पास नोट्स होगा 11th का, तो काफी आपको आसान लगने लगेगा। हालांकि आपको ये पूरा चैप्टर आसान ही लगेगा, कहीं पर ये हार्ड आपको लगने नहीं दूंगा, आप इसको देखते जाएं। तो आपको ये पता चल गया कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति का अध्ययन करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रसायन विज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर का अध्ययन करते हैं। यही नहीं, आप इसमें यह भी कह सकते हैं कि वेग या दर तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। बट मुख्यतः वेग और दर का, वेग या दर का हम अध्ययन करते हैं। क्लियर है बच्चों? इतना तो पता चल गया कि इस अभिक्रिया में हमें क्या चीज पढ़ना है। अब देखते हैं कि वेग या दर के आधार पे अभिक्रिया 3 प्रकार के हैं। इसको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सभी अभिक्रिया के वेग या दर का अध्ययन नहीं करते हैं। एक पार्टिकुलर जिसका हम वेग या दर ज्ञात कर सकते हैं, उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो स्पीड के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हैं। एक है तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया मीन्स इतनी फास्ट रिएक्शन हो कि एकदम फ्यू मिनट्स भी नहीं, सेकेंड भी नहीं, मतलब जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट किए वो पूर्णतः उत्पाद में बदल गया। जैसे कि जितने भी आयनिक रिएक्शन होते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जितने भी आयनिक रिएक्शन है वो वेरी फास्ट रिएक्शन है, बहुत तीव्र अभिक्रिया है। जैसे आयनिक रिएक्शन का आप एक एग्जांपल समझे कि यदि जल में आप नमक घोलते हैं, नमक यानी NaCl को जैसे ही आपने जल में घोला वो आयनों में टूटेगा Na+ और Cl-। जितना घुलेगा वो आयनों में ही टूटेगा। तो उस रिएक्शन को होने में थोड़ा भी समय नहीं लगता है और ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। क्लियर है बच्चों? वैसी अभिक्रिया जिसको अत्यंत कम समय में वो पूर्णतः उत्पाद में बदल जाता है, उसी को कहते हैं तीव्र अभिक्रिया। एग्जाम्पल स्वरूप, यदि आप नमक को जल में घोलते हैं तो वो तुरंत ही Na+ और Cl- में वियोजित हो जाता है। तो ये एक फास्ट रिएक्शन है। जितने भी आयनिक रिएक्शन हैं, ध्यान रखिएगा, जितने भी आयनिक रिएक्शन हैं वो वेरी फास्ट रिएक्शन है, बहुत तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं और ऐसी अभिक्रिया का वेग या दर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वेग या दर में आपको समय की जरूरत पड़ती है, राइट? जैसे आपको एक वेग का एक छोटा सा फिजिक्स के ही अकॉर्डिंग मैं आपके एक डेफिनेशन पूछूं, वेग किसे कहते हैं, तो उसमें समय आता है। तो जब समय ही नहीं पता रहेगा, बहुत कम समय लगा, तब तो अनंत में वो बदल जाएगा। जो डिवाइड आप t से करते हैं समय जब पता ही नहीं है, 0 समय है, तब तो उसका जो मेन बराबर में जो आप निकालेंगे वो तो अनंत के रूप में हो जाएगा और इस प्रकार से उसकी अभिक्रिया का वेग या दर नहीं ज्ञात कर सकते। दूसरी आप पॉइंट देखें, दूसरी अभिक्रिया है अति मंद अभिक्रियाएं। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो कि बहुत धीमी गति से होती हैं। इतना धीमी गति कि हो सकता है कि उसको होने में महीनों दिन लग जाएं, 1 साल लग जाए। और ऐसी स्थिति में जब आप वेग या दर ज्ञात करेंगे तो बटे में जो t आएगा, अभी हम आगे देखेंगे कि वेग क्या होता है अभिक्रिया का और दर क्या होता है, दोनों एक ही है, लेकिन उसमें हम जैसे देखते हैं कि अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। ध्यान रखिए, एक बार सुन लीजिए कि वेग या दर क्या होता है कि अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे में
समय में परिवर्तन। तो जो समय आपने देखा बहुत ज्यादा लग गया, महीनों दिन लग गया, चाहे हफ्तों लग गया, तो वहां पे t बराबर जब सेकंड में बदलेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा समय, t का मान बहुत ज्यादा आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में भागफल जो आएगा वो 0 के लगभग आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में भी हम अति मंद अभिक्रिया का वेग या दर नहीं ज्ञात करते हैं। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ा सा समझिए कि अति मंद अभिक्रिया कोई एग्जाम्पल आप जानते हैं, जैसे किण्वन अभिक्रिया, फर्मेंटेशन, किण्वन अभिक्रिया, जैसे कि आप देखे होंगे किण्वन अभिक्रिया में सिरका जैसे बनाते हैं। सिरका आप देखे हैं कैसे बनाया जाता है, या सुने होंगे कि उसको एक हांडी में हम ईख का रस और उसमें थोड़ा सा एसिटिक अम्ल डाल देते हैं उत्प्रेरक के लिए, और उसको एक बहुत गर्म जगह या भूसा इत्यादि में उसको रख दिया जाता है और उसे हफ्तों महीनों छोड़ दिया जाता है। और जब पूरी तरीके से रिएक्शन हो जाता है तो सिरका तैयार हो जाता है। तो आपने देखा, ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटे के लिए रखा और निकाले तो सिरका बनकर तैयार है। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। उसको सिरका में बदलने के लिए महीनों दिन भी लग सकता है, महीना या 6 महीना भी लग सकता है। और ऐसी स्थिति में हम अति मंद अभिक्रिया का भी हम वेग या दर नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसका भी नहीं ज्ञात कर सकते और इसका भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तीव्र अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्या हो गया? जितने भी आयनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या है? तीव्र अभिक्रिया। अति मंद अभिक्रिया कौन सा हो गया? जैसे कि किण्वन अभिक्रिया, इसका भी हम दर या वेग नहीं ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है मंद अभिक्रिया। कुछ अभिक्रियाएं ऐसे होती हैं कि जो न तो अधिक तीव्र हों और न ही अधिक मंद हों। कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो न तो अधिक मंद हों, बहुत धीमा भी ना हो, और न ही बहुत अधिक तीव्र हो, मतलब बीच का वो हो, यानी कि उसका समय हम देख सकते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं मंद अभिक्रिया। और इसी अभिक्रिया का हम वेग या दर ज्ञात कर सकते हैं। इसका हम वेग या दर ज्ञात कर सकते हैं। और ऐसी ही अभिक्रिया का वेग या दर का अध्ययन हमें इस पूरे चैप्टर में करना है। क्लियर है बच्चों? तो आप फिर यदि बनाएंगे तो ये पोर्शन यहां तक कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप जो मैं बताया उसको लिख सकते हैं नोट करके कि तीव्र और अति मंद अभिक्रिया के वेग का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। हम सिर्फ केवल मंद अभिक्रिया के वेग या दर का अध्ययन करते हैं। कारण तो मैं बता ही दिया कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं कि अभिक्रिया के वेग या दर को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि किसी भी अभिक्रिया के वेग या दर को 2 रूप में व्यक्त किया जाता है। पहला है औसत वेग, यानी कि औसत दर, एवरेज रेट, या इसको एवरेज वेलोसिटी के रूप में समझेंगे। और दूसरा है तत्कालिक या ताक्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट। इसका इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे औसत दर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे औसत दर क्या होता है। इस औसत दर को समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं एक अभिक्रिया का, ताकि आप देखिए। अब देखिए, आपका फर्स्ट लेक्चर इस पूरे चैप्टर की भूमिका बना रहा है। आपने अभी देखा कि ये रसायन विज्ञान की शाखा है। इसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग या दर का अध्ययन कर रहे हैं। वेग या दर के आधार पर 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं: तीव्र अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। जिसमें से तीव्र और अति मंद अभिक्रिया का वेग का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद आप देखें कि मंद अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो अभिक्रिया के वेग या दर को 2 रूप में दर्शाया गया: औसत दर और तात्कालिक दर। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अब चालू होता है, औसत दर। इसको समझने के लिए आप पहले यहां पर एग्जाम्पल देखें। कोई भी अभिक्रिया होता है, जैसे कि एक तरफ होता है अभिकारक, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ए है और इधर बन रहा है
बी। कोई अभिक्रिया है ए से बी में बदल रहा है, तो जो इस तरफ है उसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट। ये क्या है? रिएक्टेंट, और इसको हम आर से सूचित किए, ठीक है। और इधर जो है ये है उत्पाद, या इसको प्रतिफल भी कहते हैं, और इसको हम पी से यानी प्रोडक्ट के रूप में दर्शाते हैं। क्लियर है? ये तो समझ गए कि ये अभिकारक होता है। रिएक्शन के पहले जो है वो रिएक्टेंट है, अभिकारक है। आर जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे के जब हम समीकरण हम देखेंगे तो आर ही लिखा मिलेगा। आप देखेंगे आर जहां पे रहे इसका मतलब क्या है? वो रिएक्टेंट, और पी जहां पे रहे वो है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। अब आपको वेग के औसत दर के रूप में हम लोग देखें कि औसत वेग क्या है, तो आप पहले इस बात को समझे कि औसत वेग है क्या। मान लीजिए कि आप अपने घर से, यानी कि जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आप सासाराम से बनारस चले। आप सासाराम से चले 7 बजे या 8 बजे दिन में चले, और बनारस पहुंचे आप 11 बजे, यानी कि 7-8 बजे चले, 9, 10, 11, 3 घंटे में आप पहुंच गए वाराणसी। तो आपसे जब वहां पे पहुंचे तो आपसे पूछा गया कि आप किस स्पीड से आए हैं। तो आपको पता है कि कभी मेरा स्पीड 80 की स्पीड में भी होंगे, कभी 60 की स्पीड में होंगे। जहां पे ब्रेक लगाए होंगे तो वहां पे 0 भी हुआ होगा, कहीं पे रुके होंगे। लेकिन आप एक एवरेज स्पीड बताते हैं, एक औसत, कि हमने 60 की स्पीड से हम वाराणसी पहुंचे। लेकिन क्या हमेशा 60 ही स्पीड था? नहीं। जहां पे ब्रेक लगाए होंगे वहां पे 0 भी हुआ होगा, धीरे धीरे कम भी हुआ होगा, कहीं पे 60 से अधिक भी हुआ होगा। लेकिन जब सबका एक, जिस रेट से आप पहुंचे, आप एक सबका एक कैलकुलेशन किए और आप बताए कि हम 60 की स्पीड से यहां पर पहुंचे। ठीक उसी प्रकार औसत दर होता है। अब देखिए, मैंने यहां पर ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो मैंने माना कि टी समय जब टी बराबर 0 हो, टी बराबर 0 यानी कि रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ, अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, हम सिर्फ लिए हैं, कोई अभी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, एकदम उसका फर्स्ट स्टेज है। तो ए की सांद्रता सबसे अधिक होगी, क्योंकि अभिक्रिया तो अभी स्टार्ट ही नहीं ना हुआ। आप ऐसे समझें कि एक कागज लिए और उसको माचिस अब उसको जलाना है, तो जलने के बाद तो राख बन जाएगा। एक कागज लिए और उसको माचिस उसके पास ले गए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कागज तो ज्यों का त्यों रहेगा ना, रहेगा कि नहीं। तो जब t बराबर 0 लिए तो यहां पर एक की सांद्रता कंसंट्रेशन मान लीजिए कि 10 है, 10 मोल प्रति लीटर है। तो अभी तो अभिकारक ही है, अभिक्रिया तो प्रारंभ हुआ है, तो उत्पाद तो अभी बना नहीं है। तो इस समय ये क्या होगा? उत्पाद 0। देखिए बच्चों, इसी को मेन समझना है। जब t बराबर 0 है, यानी कि अभिक्रिया अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी उसका इनिशियल पॉइंट है। तो जब t बराबर 0 तो अभिकारक तो पूरा का पूरा रहेगा, b यानी उत्पाद इस समय 0 होगा। अब आपने माना t बराबर जब 1 सेकेंड हो गया, तो ये जो थोड़ा सा उत्पाद में बदला और इसकी सांद्रता हो गई 8, घटेगा क्योंकि अभिकारक तो उत्पाद में बदल रहा है, और उत्पाद बन गया 2 मोल प्रति लीटर इसकी सांद्रता हो गया। इसी प्रकार जब t बराबर 2 लिए और तब इसकी सांद्रता हो गई 6, और इधर हो गया थोड़ा सा अधिक और बनेगा, और ये हो गया 4। फिर इसी प्रकार जब ये t बराबर 3 लिए तो ये हो गया 4 और ये हो गया 6। क्लियर है बच्चों? आपने क्या देखा कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है,
जब t बराबर 0 है तो अभिकारक बहुत ज्यादा है, उत्पाद बिल्कुल ही नहीं है, 0 है। जब t बराबर 1 सेकेंड हुआ तो अभिकारक घटा और 8 हुआ, उत्पाद हो गया 2, थोड़ा सा ये बढ़ा, फिर इसी प्रकार से ये बढ़ा। यदि ये घटेगा, आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीत रहा है अभिकारक की सांद्रता घट रही है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। क्लियर है? तो यहां से अभी हम लिखेंगे, अभी मैं केवल एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, अभी नोट्स पर लिखने के लिए मैं इसको नहीं किया हूं, आप इसको समझें। अब अभिकारक जो औसत वेग या दर होता है वो क्या होता है, तो यहां पर औसत वेग जो है, वेग या दर कहें, दोनों एक ही यहां पर है, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। बच्चों अभी लिखना नहीं है, ये सब समझने के लिए है। औसत वेग 2 रूप में दर्शाया जाता है, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। दूसरे रूप में दर्शा सकते हैं उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। इधर का आप नोट कर लीजिएगा, अभी उधर का नोट नहीं करना है, अभी उसको हम लोग समझते हैं क्योंकि वो बेसिक पॉइंट है। यहां पे समझ गए तो कोई आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अब जैसे फर्स्ट रूप में तो औसत वेग बराबर ये देखे, अब अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन को हम किस रूप में लिखेंगे? जैसे कि अभिकारक के सांद्रता हम 2 समय पर देख लेते हैं, एक t1 समय पर और ये t2 हम मान लिए, इसको हम मान लिए t1 और इसको मान लिए t2। तो इस पर जो अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन है ये है R1 और ये हो गया R2। R क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है। क्लियर है? तो इसका यहां से फॉर्मूला करें तो क्या होगा, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। समझ रहे हैं बच्चों? केवल एग्जाम्पल है, अभी कुछ लिखना नहीं है, आप सीधे फॉर्मूला पर पहुंचेंगे। R2 माइनस R1, समझ रहे हैं? अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन यानी कि जो बाद वाला है उसमें से घटाएंगे पहले वाले को, तो R2 माइनस R1 बटे में T2 माइनस T1। तो इसको हल करेंगे तो R2 का मान कितना आया? R2 का मान है 4 और R1 का मान है 8 बटे में T2 का मान है 3 और T1 का मान है 1। यानी कि बच्चों आप देखो यहां पर क्या आया, माइनस 4 बटे में 2 बराबर -2। कोई दिक्कत बच्चों? एनी प्रॉब्लम? कभी भी दिक्कत लगे तो आप, मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप उसको तुरंत पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, या जहां पे कंफ्यूजन है उस पॉइंट को भी पूछ सकते हैं। दूसरा औसत वेग हम एक और, ये तो अभिकारक के टर्म में किए, हम उत्पाद के भी टर्म में हम औसत वेग को दर्शा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यदि उत्पाद के टर्म में देखें तो उत्पाद के टर्म में देखिए क्या हो जाएगा, औसत वेग या दर दोनों कह सकते हैं। क्या हो जाएगा,
उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। क्लियर है बच्चों? तो उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन को यदि देखें, समय तो यही है T2 और T1, इसके स्थान पे ये क्या हो गया, ये हो गया P1 यानी P फॉर प्रोडक्ट, और ये हो गया P2। क्लियर है बच्चों? तो यहां पे क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। अब देखिए P2 कितना है 6 और P1 कितना है 2, T2 कितना है 3 और T1 कितना है 1, और कितना आया 4 बटे में 2 बराबर 2। आप अब क्यों मैं ये एग्जाम्पल लाया, आपको समझना है। आप देख रहे हैं कि दोनों प्रकार से आंसर वही आ रहा है, लेकिन इसके साइन में परिवर्तन है, चिन्ह में परिवर्तन है। यदि उत्पाद ले रहे हैं तो प्लस आ रहा है, और अभिकारक ले रहे हैं तो माइनस आ रहा है। आ रहा है बच्चों? हम दोनों रूप में दर्शा सकते हैं, दोनों का मान भी समान आता है, लेकिन साइन में उसके अंतर आता है। तो ऐसा क्या कर दें कि मान भी वही आए और आंसर भी वही आए, चिन्ह भी वही आए। तो बहुत सिंपल सा एक परिवर्तन करते हैं कि इसके आगे यदि हम माइनस कर दें तो आपको पता है कि इसका जो कैलकुलेशन आएगा माइनस में आएगा, और ये पहले से यदि माइनस हो तो ये भी किस में बदल जाएगा, प्लस में। और आप ये तुरंत इसका जादू देखें कि ये भी प्लस में हो गया और ये भी प्लस में हो गया। यानी कि जब अभिकारक के टर्म में हम फॉर्मूला लिखते हैं औसत दर का, तो उसके पहले माइनस होता है अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। और जब उत्पाद के टर्म में औसत वेग देखते हैं तो माइनस नहीं रहता है, ये सीधे होता है उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन, और दोनों का आंसर सेम आता है। अगर इस स्थिति में दोनों फार्मूला का हम कंपेयर करते हैं तो आपका आंसर सेम वैल्यू भी आ जाता है। तो ये माइनस चिन्ह केवल ये इंडिकेट करता है कि अभिकारक की सांद्रता घट रही है। माइनस इसीलिए ना आया है बाबू कि ये सांद्रता घट रही है। यदि बढ़ता, जैसे कि ये बढ़ रहा है, तो आपका प्लस में आंसर आया है। ये सांद्रता घट रहा है तो इसका आंसर माइनस में आ रहा था, उसको भी मैंने प्लस में बदला। कैसे? उसके पहले माइनस चिन्ह लगाकर। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ये मैं बाद में इसको लगाया आपको समझाने के बाद। अगर यदि एक बार देखें तो आपका इस रूप में था, ये पूरा इस रूप में था, और ऐसी स्थिति में आपका जो आंसर आ रहा था ये माइनस में आ रहा था। ये किस रूप में आ रहा था? माइनस में आ रहा था, और इसका आंसर प्लस में आ रहा था। दोनों का वैल्यू इक्वल करने के लिए यहां पर हमने पहले से ही माइनस लगाया। जैसा कि आप लोग बुक पढ़ेंगे तो इतना क्लियर रूप से नहीं बताया गया है कि क्यों माइनस में किया गया है, लेकिन अब तो समझ गए होंगे कि क्यों हम अभिकारक के फॉर्मूला लिखने से पहले हम माइनस में करते हैं। अब हम लोग ये यदि समझ गए हैं तो अब हम लोग इसको फेयर पे कैसे करना है उसको हम लोग अब देखेंगे। आपको ये सब समझने के लिए मैं किया था, अब आप फेयर को कंप्लीट कैसे
क्या उसमें लिखना है, क्या चीज करना है, उसको देख लें और आपको कहीं पर समस्या नहीं होगी। देखिए बच्चों, अब जो पॉइंट अभी समझे हैं उसी को इस प्रकार से आप नोट्स पे लिख लीजिएगा। जैसे कि किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन तथा समय में परिवर्तन के अनुपात को औसत वेग या औसत दर कहते हैं। यहाँ पे आर हम लिए, आर क्यों लिए? आप यहाँ पे ए भी ले सकते हैं, इधर बी भी ले सकते हैं, लेकिन आर लिए तो थोड़ा सा आसान रहेगा। आर फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और पी फॉर प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो यहां से जो औसत दर है हम उसको दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अभिकारक के टर्म में और उत्पाद के भी टर्म में व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि अभी जस्ट हम पहले वही चीज समझा रहे थे कि दोनों में मात्र अंतर क्या रह जाएगा। यदि औसत दर बराबर आप लिख रहे हैं डिफिनीशन के अनुसार, तो अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन, लेकिन इसके पहले माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है। जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारक की सांद्रता हमेशा क्या होती है? घटती जाती है। तो माइनस चिन्ह आपको पता है कि R2 माइनस R1 करेंगे, जैसा कि मैं इसके जस्ट पहले एग्जाम्पल जो दिया था उसको आप देखकर अभी समझे कि यदि हम माइनस नहीं लगाएंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो माइनस में आ जाएगा। आज यदि हम पहले से माइनस लगाए हैं तो जो उसका वैल्यू आएगा प्लस में आएगा और इसका भी वैल्यू प्लस में आएगा और दोनों बराबर होंगे। तो औसत दर बराबर, यदि अभिकारक के टर्म व्यक्त करेंगे तो पहले माइनस और अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन, R2 माइनस R1 बटे में T2 माइनस T1। तो R बराबर, अब देखिए यहां पर ध्यान दें, यहां पर जो मैं केवल फार्मूला के टर्म में व्यक्त कर रहा हूं, R बराबर ये माइनस चिन्ह ज्यों का त्यों है, और यहां पर जो ये परिवर्तन है इसको डेल्टा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे डेल्टा किसको इंडिकेट करता है? परिवर्तन को। तो डेल्टा R यानी कि ये जो चिन्ह है बड़ा कोष्ठ, ये इंडिकेट करता है, केमिस्ट्री में जब भी ये चिन्ह है रहेगा तो आप जानते हैं कि ये किसको इंडिकेट करता है? सांद्रता को। तो डेल्टा R बटे में डेल्टा T, लेकिन इसके चिन्ह के आगे माइनस रहेगा। या दूसरे रूप में हम उत्पाद के रूप में दर्शाएंगे, तो औसत दर बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन, लेकिन इसके आगे चिन्ह माइनस नहीं है, तो बराबर P2 माइनस P1 बराबर बटे में T2 माइनस T1, और इसके परिवर्तन को भी डेल्टा और सांद्रता है तो चिन्ह बटे में डेल्टा T। पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद इधर है। अतः आप दोनों से कंबाइन क्या फॉर्मूला मिल गया? R बराबर माइनस डेल्टा R बटे में डेल्टा T। R ये मत समझिए कि ये तो R है रेट और ये है रिएक्टेंट अभिकारक, यहां जो भी रिएक्शन का अनुसार रहेगा उसको लिखेंगे, और बटे में डेल्टा T। और उत्पाद के टर्म में यहां पर माइनस चिन्ह नहीं रहेगा बल्कि यहां पर प्लस चिन्ह रहता है, तो प्लस चिन्ह नहीं भी लिखा जा सकता है। अब इसी को आप नोट करके लिख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक के सांद्रता में हमेशा कमी आती है, जिस कारण अभिकारक के विलुप्त होने का दर। देखिए कभी भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो वहां पे यदि अभिकारक का पूछा जाएगा तो अभिकारक के विलुप्त होने का दर पूछा जाएगा। अभिकारक के विलुप्त होने का दर हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, और उत्पाद के सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि हो रहा है, यानी कि उत्पाद बन रहा है। तो चूंकि उत्पाद के सांद्रता में वृद्धि होती है जिस कारण उत्पाद बनने की दर को धनात्मक लेते हैं। क्लियर है बच्चों? देखिए आज का जो लेक्चर है बेसिक है, यदि आप बेसिक कंप्लीट कर लिए ना तो ये चैप्टर आगे आसान लगने लगेगा, आसान है भी। और आपको ये भी बता दें कि इससे कंपटीशन में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछला IIT का पेपर उठा लीजिए, देखेंगे 3-4 क्वेश्चन उससे केवल एक छोटे से चैप्टर से। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल भी है,
आप चिन्ह को भली बात समझते जाइए। कहीं पर कोई दिक्कत हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछें या व्हाट्सएप नंबर पे पूछें तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों। चलिए अब इसका यदि हम औसत दर का हम थोड़ा सा ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ किस प्रकार से है। यदि हम इसके समय और सांद्रता के बीच जो ग्राफ होगा वो दर रहेगा। तो हम यदि औसत दर का हम ग्राफ लें और कुछ इस प्रकार से है, इधर जो है एक्स अक्ष पर है समय और ये है सांद्रता। क्लियर है बच्चों? आप लाइन सीधा लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा इसमें तिरछा दिख रहा हो। तो जब t बराबर आप देख रहे हैं 0 है, यह समय है t, तो इस स्टेज पर जो अभिकारक होगा, रिएक्टेंट होगा, वो बहुत अधिक होगा। मान लीजिए कि ये पिक पॉइंट पर है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सांद्रता उसकी क्या हो रही है, घट रही है। तो इस प्रकार से इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ये जो ग्राफ है किस चीज का है, तो ये अभिकारक है, अभिकारक। आप इसको समझे बच्चों, समय जब t बराबर 0 है तो ये सबसे अधिक है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, मान लीजिए आप t बराबर यहां पे t देखें तो यहां पर सांद्रता कुछ इतना है, ये वाला पार्ट है ना, कुछ ये t बराबर मान लीजिए 2 है, ये t बराबर 1 है। यदि यहां पर देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये सांद्रता है। यदि सांद्रता देखें तो ये आपका, इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं, ये आपका हो गया R1 और ये T1 और ये क्या हो गया R2 और ये T2। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि समय बढ़ रहा है तो अभिकारक की सांद्रता घट रही है। ये आपका हो गया डेल्टा R और ये समय का अंतर यानी कि डेल्टा T, और ये आपका हो गया जो ये ढलान है, ये आपका हो गया R का वैल्यू, यानी कि R बराबर माइनस डेल्टा R बटे में डेल्टा T। अब देखिए बच्चों, T1 पर जो सांद्रता है वो R1 है, T2 पर जो सांद्रता है R2 है। तो ये जो ढलान है वो क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, वो दर बता रहा है। यानी कि माइनस में यह चिन्ह है, माइनस में क्यों, क्योंकि घट रहा है, माइनस डेल्टा R बटे में डेल्टा T। लेकिन यदि आपसे ग्राफ पूछा जाए तो ये तो मैं समझाने के लिए इतना किया, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये इस रूप में ग्राफ को दर्शा देना है और इसमें इतना कुछ नहीं करना है। ये तो केवल मैं समझाने के लिए किया कि इतना इसमें ये पॉइंट होता है। अब चाहें तो ग्राफ के भी मदद से आप ये सब ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या था, सांद्रता। ठीक इसी प्रकार बच्चों, यदि हम, ये तो अभिकारक का हो गया ना, रिएक्टेंट का हो गया। यदि हम इसी पर उत्पाद को देखें तो जब t बराबर 0 होता है तो उत्पाद भी क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। और जैसे जैसे समय बीतता है इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि ये ऐसा आता है कि दोनों की सांद्रता जब ये 0 हो जाता है, जिस समय पर अभिकारक यहां पे पहुंचा उतना ही आप देख रहे थे उत्पाद भी बदल रहा था। तो ये जो आया जिसकी सांद्रता घट रही है, आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे बीत रहा है सांद्रता घट रही है, तो ये क्या हो गया, अभिकारक। और ये देखिए जैसे जैसे सांद्रता बढ़ रही है तो ये क्या हो गया बच्चों, उत्पाद। तो ये हो गया
आपके औसत दर का ग्राफ में मुझे नहीं लगता है बच्चों कि कोई दिक्कत होगा। यदि दिक्कत है तो एक बार आपको फेयर पे इतना ही बनाना है, लेकिन एक बार दिक्कत भी होगा तो मैं इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि फिर से आप इसको समझ लें। आप देखिए, मान लीजिए कि यहां पर जो समय है वो है t1 और यहां पर जो समय है t2। तो यहां पर जो ये समय है ये हो गया आपका t1 और यहां पर जो समय है ये हो गया t2। और यहां पर जो सांद्रता है, आप देख रहे हैं ना, t1 पे जो सांद्रता है वो क्या होगा r1 और t2 पर जो सांद्रता होगा वो होगा r2। हो जाएगा ना। तो यहां पर जो मान हुआ ये किस चीज का मान हुआ, डेल्टा r का हुआ ना बच्चों, चूंकि ये मान ऋणात्मक में आ रहा था। और ये जो ग्राफ, ये जो बीच का है ये समय का है, तो ये क्या हो गया डेल्टा t। और ये जो ढलान है ये आपका r का वैल्यू है, चूंकि अभिकारक कर लिए हैं तो माइनस डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। तो ये समझने के लिए था, लेकिन आपको ग्राफ बस उतना ही बनाना है। एक अभिकारक का कर दीजिए और इधर से ऐसे उत्पाद का कर दीजिए। क्लियर है बच्चों। चलिए अब हम एक पॉइंट देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा है ताक्षणिक दर, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इस पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे।